गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख बातें कौन कौन सी आती है और किस प्रकार एक सरकार का उसमें विशेष महत्व रहता है। सरकार है वो अच्छी सरकार है तो वो हर प्रकार से क्या है, व्यक्ति और समाज और देश के विकास में अपना प्रमुख योगदान देती है। लेकिन सरकार है वो अपने क्या है, तानाशाही हो जाती है या अपने हित के लिए कार्य करने लग जाती है। तो ऐसी सरकार क्या है, व्यक्ति विशेष को लाभ न पहुंचा के समाज को हानि पहुंचाती है और समाज के विकास से संबंधित कार्य भी नहीं करती। जनता को जो स्वतंत्रताएं मिली हुई है, जो अधिकार मिले हुए हैं, उन पे अंकुश लगाती है, उन पे नियंत्रण लगाती है, जिस कारण क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इस कारण क्या है कि उचित सरकार का होना आवश्यक है और समय समय पे क्या है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं समय के साथ परिवर्तन हो जाती है, तो इस कारण अधिकारों में और कुछ योजनाओं में, कुछ क्रियाओं में संशोधन होना भी आवश्यक है। तो आगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के जो प्रमुख बिंदु है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत है उसका व्यवस्थित रूप क्या है, यानी राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर के जो प्रमुख विषय आते हैं वो समाज से संबंधित जुड़ी हुई गतिविधियां आती है। यानी एक समाज में किस प्रकार से जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो जनता है, किस प्रकार से क्या है, सही तरीके से सुचारू रूप से क्या है, व्यवस्थित रहे, एक प्रकार से सही तरीके से शासन चलाया जा सके। इसके लिए प्रमुख बातें क्या क्या आती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है सामाजिक जीवन, यानी समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति हैं, उनका जो क्या है, स्तर है, स्थिति है, वो ऐसी हो कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके साथ ही क्या है, उनको जो स्तर है, सामाजिक स्तर, उसकी स्थिति में सुधार के लिए क्या उनको पर्याप्त रोजगार मिले। इसके साथ क्या है कि जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा उनको क्या है कि रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और नए नए उनको प्रशिक्षण दिए जाए ताकि उनका जो सामाजिक जीवन है वो सामान्य स्थिति में लाया जा सके। बात यह है संविधान व सरकार का आकार, यानी संविधान में प्रमुख रूप से अपने देश की शासन व्यवस्था है, उससे संबंधित सारे कानून नियम बनाए गए हैं, उसी के अनुसार क्या अपने देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसी के अनुसार सारी गतिविधियां हैं वो की जाती है। बात आती है इसमें सरकार का आकार, सरकार की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, सरकार का विभाजन होना चाहिए या केंद्रीकरण होना चाहिए। तो सरकार का जो आकार है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, ज़्यादा इकाइयों में विभाजन भी नहीं होना चाहिए और कम इकाइयां भी नहीं होनी चाहिए। इस कारण क्या है, सरकार का उचित विभाजन आवश्यक है, निश्चित संख्या निर्धारित की गई है और संघ को और राज्यों को अलग अलग स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन जो सरकार विशेष रूप से है किसके नियंत्रण में कार्य करती है, तो केंद्र के नियंत्रण में प्रमुख रूप से कार्य करती है, लेकिन राज्य है वो अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बात आती है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, यानी एक देश में, एक सरकार में, एक जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि स्वतंत्रता होनी आवश्यक है, समानता सभी को मिलनी आवश्यक है, असमानता नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो। धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना। राज्य का या सरकार का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि राज्य या सरकार मान लो किसी एक धर्म को विशेष महत्व देने लग गई तो जो अन्य धर्म के लोग हैं वो सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार की कमियां निकालेंगे। इस कारण क्या है, सरकार और राज्य क्या है, किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। उस धर्म है वो सभी के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो, सबके लिए समान है, सभी समान धर्म है वो उसकी दृष्टि से समान है और वो समान धर्म को मानते हुए सभी को समान महत्व प्रदान करता है और समान अवसर प्रदान करता है। बात आती है कानून का राज, यानी अपने देश में जो व्यवस्था है वो कानून के अनुसार चलती है। वो सर्वोच्च कानून अपने देश में कौन सा होता है, संविधान का जो कानून है वो सर्वोच्च कानून है। जो अपने जो पदाधिकारी हैं, जो राजनेता है, जो सरकारें हैं, वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती। वो कानून का निर्माण करेगी वो संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए, संविधान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण देश की जनता को ध्यान में रखते हुए क्या है, कानून का निर्माण करेगी। इस प्रकार जो कानून का निर्माण है वो सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं करके संविधान के नियमों के अनुसार कानून का निर्माण करती है। बात आती है अधिकारों का बंटवारा, जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उसका विभाजन कर दिया गया है। विभाजन होने के कारण क्या है कि सरकार है वो निरंकुशता पूर्ण कार्य नहीं कर सकती, अत्याचार पूर्ण कार्य नहीं कर सकती। कि जब सरकार का एक अंग है वो अगर सही तरीके से कार्य नहीं करता, उचित तरीके से कार्य नहीं करता, तो दूसरा जो अंग है
उसकी कमियां निकालता है, उसके दोष निकालता है, उसकी आलोचनाएं करता है। जिस कारण क्या है कि प्रत्येक अंग है वो अपने सही तरीके से उचित कार्य करने के लिए क्या है कि पाबंदित रहता है और उचित रूप से कार्य भी करता है। बात आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जांच। कई बार क्या होता है कि जो न्याय है वो उचित नहीं दिया जाता, अनुचित निर्णय दिया जाता है। जिस कारण क्या है कि उस न्याय में संशोधन करने की जो व्यवस्था है, जैसे मान लो कि जो उच्च न्यायालय है उसने किसी विवाद पे अपना निर्णय दिया, उससे क्या है कि एक पक्ष तो संतुष्ट है लेकिन दूसरा पक्ष संतुष्ट उससे नहीं है, तो वो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय में जाके वो अपने वाद को वहां कर सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है, उसके अंदर उसमें जांच पड़ताल की जाएगी और बाद में जो उस निर्णय में जो परिवर्तन आता है, जो उसमें संशोधन होता है, वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो सभी जगह क्या है मानने पड़ेंगे, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो या छोटी अदालतें हो। जो सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया वो सभी को मानना पड़ेगा और उसके जो साक्ष्य हैं, जो उसके सबूत है, वो क्या सब जगह क्या है कार्रवाई के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। बात आती है रूसो, मार्क्स, गांधी, राजनेता नहीं। जो ये विचारक है ये अलग अलग समय में हुए हैं, चाहे वो रूसो हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे कोई भी हो विचारक है, वो अलग अलग समय में हुए और सब ने अपने अलग अलग विशेष सिद्धांत दिए हैं संविधान में। जिस कारण क्या इनका विशेष महत्व है और ये कोई राजनेता नहीं रहे। इनका जो चरित्र था, इनका जो व्यक्तित्व था, इनके जो विचार थे वो अपने आप में श्रेष्ठ थे, अपने आप में अद्भुत थे, अपने आप में श्रेष्ठ होने के कारण क्या है कि इनके जो विचार है वो अपने देश के संविधान में किसी न किसी रूप में अपनाए गए हैं और इस संविधान में अपनाए जाने के कारण क्या है कि इन व्यक्ति विशेष का विशेष महत्व अपने देश में रहा है प्रमुख विचारकों के रूप में। बात आती है वर्तमान राजनीति, अनुभवों व संभावनाओं को शामिल, यानी अपने देश के जो संविधान में प्रमुख रूप से किन बातों को सम्मिलित किया गया है। पहली बात है वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन बातों को शामिल किया गया। इसके साथ में क्या है कि जो ये संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है, इन्हें भविष्य की योजनाओं को ध्यान में भी रखा कि भविष्य में किस प्रकार की है हमें आवश्यकता पड़ेगी, चाहे संसाधन के रूप में हो, चाहे योजनाओं के रूप में हो, चाहे वो अन्य सुविधाओं के रूप में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के क्या है अपने संविधान का निर्माण किया गया है। और संविधान में क्या है कि आवश्यकताओं के आधार पे, समय की मांग के आधार पे परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों होते हैं कि समय की आवश्यकता होती है, समय की मांग होती है और क्या है समय एक जैसा नहीं रह के परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। इस कारण क्या है कि संविधान में जो नियम सिद्धांत है वो भी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। बात आती है स्वतंत्रता व समानता की स्थिति, यानी स्वतंत्रता और समानता है, क्या समाज में उसकी स्थिति समान है या असमान है, सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है क्या, सभी को समानता मिली हुई है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है समानता तथा लोकतंत्र की, यानी समाज में जो अपनी स्थिति व्याप्त है वो समानता की व्याप्त है। संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, सब समान है। और लोकतंत्र का मतलब हो गया कि डेमोक्रेसी, यानी अपने देश में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, यानी जनता सरकार को चुनती है, जनता सरकार को परिवर्तित कर सकती है, जनता सरकार को दोबारा चुन सकती है, जनता सरकार को हटा भी सकती है। और समय से पूर्व अगर सरकार है उसमें बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो जाती है तो उसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है। बात आती है आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में असमानता। आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं हम, समाज में रहने वाले सभी वर्ग है वो क्या है समान नहीं है आर्थिक रूप से। कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ की स्थिति निम्न है, कुछ निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो समाज में जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है अलग अलग है। बात आती है सामाजिक क्षेत्र में असमानता। सामाजिक की बात हुई तो बात आती है जाति, धर्म, वर्ण, लिंग या भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये जो भेदभाव है ये समाज में आज भी व्याप्त है। सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा समय समय प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें फिर भी क्या है कि पर्याप्त रूप से संशोधन या परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। बात आती है जाति व गरीबी के कारण भेदभाव। लोगों की जो जाति है, जैसे अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनमें भेदभाव किया जाता है। साथ में क्या है गरीबी के कारण लोगों को जब क्या पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिलते, उनको पर्याप्त रूप से शिक्षा नहीं मिलती, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण नहीं मिलता, तो क्या है कि जो गरीबी की स्थिति है ये व्याप्त रहती है। बात आती है समाज के कुल लोगों को
विशेष अधिकार, समाज में रहने वाले कुछ व्यक्ति हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि कुछ को क्या है बिल्कुल के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है तो सभी समान, लेकिन उनका विशेष अधिकार प्राप्त जो लोग हैं उनका शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। बात आती है बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित, समाज के कुछ वर्ग, कुछ लोग, कुछ जनता ऐसी है कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। जहां तक कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि परिवार को 2 वक्त का भोजन है वो तक नसीब नहीं होता, विद्यालय तो उनके लिए दूर की बात रही, शिक्षा तो, स्वास्थ्य तो उनके लिए बहुत दूर की आवश्यकताएं हो गई एक प्रकार से। अच्छा रोजगार पाने में असमर्थ, जब क्या है कि व्यक्ति प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद जब उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो ऐसे कार्यों को करने में मजबूर हो जाता है जो वो कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है मजबूरी है उसकी कि अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए जो भी उसको रोजगार उपलब्ध होता है वो रोजगार कर लेता है, चाहे वो इच्छा उसकी हो चाहे ना हो, मजबूरी कारण है और परिवार की आजीविका चलाने के लिए उसको रोजगार करना पड़ता है। और रोजगार क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, रोजगार की कमी होने के कारण लोगों को रोजगार उचित मात्रा में, सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। बात आती है स्वतंत्रता का स्तर है समान नहीं, स्वतंत्रता क्या है सभी को समान रूप से मिली हुई है, लेकिन जो उसका स्तर है वो समान नहीं है। कुछ लोग हैं वो स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं, जबकि जो समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं वो अपने आप को हीन मानते हैं, अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं, जिस कारण वो एक समाज के अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग ही उनके रीति रिवाज है, अलग ही उनकी सेंस करते हैं, समाज से उनका एक प्रकार से कटाव हो गया है, अलगाव हो गया है। बात आती है संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी, यानी प्रत्येक जो अपना देश के संविधान है उसमें स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि संविधान में सभी को स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन फिर क्या है कि ये जो बात है ये वास्तव में बात की जाए तो ये संविधान में ही है, लेकिन जीवन स्तर में अपन वास्तविक रूप में इस बात की चर्चा करें या अवलोकन करें तो वास्तव में गारंटी है वो स्वतंत्रता की सभी को नहीं मिली हुई, ये है असमानता स्थिति पाई जाती है। बात है मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनः व्याख्या, जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति को जो प्राप्त हुए हैं उनमें आवश्यकता के आधार पे, जरूरत के आधार पे और नई आवश्यकताओं को जोड़ते हुए उनमें समय समय के साथ क्या है परिवर्तन होते रहते हैं, संशोधन किए जाते रहते हैं। उसमें बात आती है आजीविका का अधिकार है जीवन के अधिकार में शामिल, आजीविका का अधिकार जो शामिल है वो वर्तमान में जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति को जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या है आजीविका चाहिए और आजीविका के लिए उसको रोजगार चाहिए। तो एक प्रकार से ये क्या है व्यक्ति के जीवन के विशेष महत्व रखता है, इस कारण क्या है इसको जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं इसी में जुड़ी हुई कुछ स्वतंत्रताओं की। वर्तमान समय में क्या है आवश्यकता के आधार पर कुछ अन्य क्या है कि विशेषताएं हैं उस संविधान में शामिल कर ली गई है, कुछ विशेष अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं। उसमें से बात आती है सूचना का अधिकार की गारंटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो आवश्यकता के आधार पे अपने जीवन से संबंधित है, समाज से संबंधित है या सरकार के कार्यों से संबंधित है वो सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको विदेशी मामले के संबंध में, सेना से संबंधित मामलों में या विशेष सुरक्षा के मामले में क्या है कुछ क्षेत्रों में उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, अन्य सभी मामलों में उसको क्या है सूचना का अधिकार प्राप्त है। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा जिस भी क्षेत्र में वो सूचना प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। बात आती है समय के साथ मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, जो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है प्रारंभ में कितने थे 7 मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त थे, लेकिन आवश्यकता के आधार पे और समय की मांग के आधार पर उसमें से एक है वो हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को उसके जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया गया है, जबकि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं जो व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति को विशेष सुरक्षा है, संरक्षण है वो प्रदान करते हैं। बात आती है न्यायिक व्याख्या व सरकारी नीतियाँ। समय समय पर क्या है कि जो न्यायिक नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी क्या है व्याख्या की जाती है, उनमें क्या है कि विशेष रूप से उनका वर्णन किया जाता है, विशेष शब्दों को उनमें क्या है जोड़े जाने का कारण क्या है कि उन विस्तार से उनका अध्ययन करना आवश्यक है। साथ में क्या है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियों का अवलोकन है, मूल्यांकन है वो जनता के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की जो सरकारी नीतियां बनी उनमें क्या कमियां रही, किन संशोधनों की आवश्यकता है, किस प्रकार के और आवश्यक सुधार जोड़े जाएं, तो इस प्रकार से चर्चाएं की जाती है। बात आती है संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज। वर्तमान समय में क्या है कि व्यक्ति का समय है या जो क्षेत्र है वो क्या तकनीक का क्षेत्र है। वर्तमान जो युग है एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का युग है, जिसमें क्या है कि नई नई सुविधाएं प्रारंभ हो रही है। जो सुविधाएं व्यक्ति को ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, वहाँ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है वैश्विक संचार तकनीक की। वर्तमान में जो संचार की जो तकनीक है अपने उससे क्या है
कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया गया है। अब एक व्यक्ति एक स्थान में बैठा हुआ किसी भी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, कोई भी सूचना को आदान प्रदान कर सकता है, कोई भी चीज़ है उसको खरीद सकता है, भेज सकता है। बहुत सारी ये समस्याएं हैं, अब सुविधाएं हैं धीरे धीरे बढ़ती गई है, समस्याएं हैं वो धीरे धीरे क्या है कम होती चली गई है। बात आती है आतंकवादी और अपराधियों का नेटवर्क। जैसे जैसे संचार का तकनीक का विस्तार हुआ है वैसे वैसे आतंकवादियों का जो जाल है, जो अपराधियों का जाल है वो धीरे धीरे फैल रहा है। वो नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो अलग अलग क्षेत्रों की सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, और साथ में क्या है उनके अकाउंट वगैरह है उनको हैक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त किया जाए तो एक समस्या भी उत्पन्न है वो संचार के कारण हो गई है। बात आती है सूचना की सुविधा आवश्यक। जो सूचना है उसकी सुरक्षा आवश्यक है, यानी व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जो सूचनाएं भेज रहा है, अपने विचारों का जो आदान प्रदान कर रहा है, उनकी क्या सुरक्षा आवश्यक है। क्योंकि दो लोगों के बीच में जो संवाद हुआ है वो किसी तीसरे व्यक्ति तक जाना, यानी उनकी जो गोपनीयता है उसमें क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इन सूचनाओं को दो व्यक्ति तक सीमित रखने के लिए सरकार को और अधिक कठिन प्रयास करने पड़ेंगे ताकि सूचना है वो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे, हर कोई इन सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सके। बात आती है कि नेटिजन क्या होता है। नेटिजन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इंटरनेट का जो इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नेटिजन कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति जो संचार के संसाधनों का उपयोग करता है, इंटरनेट के संसाधनों का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को नेटिजन यानी नेट का इस्तेमाल से संबंधित करने वाला व्यक्ति कहा गया है। बात आती है व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता आवश्यक, यानी व्यक्ति ने जो ईमेल आईडी बना रखी है उसमें जो अपनी जानकारी देते हैं, चाहे वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित हो, चाहे उसकी एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे उसके व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे अन्य उसकी कोई भी सूचनाएं हो, उन सूचनाओं को क्या है कि वो व्यक्तिगत यानी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहे, अपने तक ही सीमित रहे, उसके लिए प्रयास करने आवश्यक है। बात आती है इसमें गोपनीयता आवश्यक है, यानी जब व्यक्ति अपना कोई एड्रेस वगैरह कहीं डालता है, कोई सूचनाएं भेजता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो उसको क्या है कि गोपनीय यानी सुरक्षित रखना आवश्यक है। अगर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो अपने देश के जो डाटा है, अपने देश की जो सूचनाएं हैं वो दूसरे देशों के पास चली जाएगी। दूसरे क्या है कि इनका आवश्यक लाभ उठाएंगे, और साथ में क्या कुछ आतंकवादी है वो छेप लगाए हुए बैठे रहते हैं कि सूचनाएं कैसे प्राप्त करें, कैसे लोगों के अकाउंट हैक करें। और क्या है अकाउंट संबंधी जो गड़बड़ियां हैं, कई बार हैक हो जाता है, अकाउंट वगैरह काम नहीं करता, या अपने अकाउंट से पैसे क्या है कम हो जाते हैं, यानी और कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। बात आती है इंटरनेट की कितनी स्वतंत्रता दी जाए, यानी व्यक्ति है उसको कितनी क्षेत्र में इंटरनेट से संबंधित स्वतंत्रता दी जाए, कितना उसका क्या है कि वो इस्तेमाल करे, और किस प्रकार से क्या है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो सीमित जो क्षेत्र है उसी में क्या इंटरनेट का यूज करे, वो असीमित क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं करे, या गलत कार्रवाई के रूप में इसका उपयोग नहीं करे, गलत तकनीक के रूप में इसका उपयोग नहीं करे, उचित तरीके से उपयोग करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुचित तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है उसको रोकना बहुत आवश्यक है। बात आती है अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं क्या। अपना जो परिचित व्यक्ति है हम उसको कोई भी सूचना है, कोई भी चलचित्र है, कोई वीडियो है, कोई भी सूचना है, उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें अवांछनीय व्यक्ति है यानी हमारे से जो जान पहचान का नहीं, अपन से अपरिचित है, क्या हम उसको कुछ भी भेज सकते हैं क्या? तो ये क्या है हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे ऊपर क्या साइबर के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर अपराध है वो केस दर्ज होगा और उचित कार्रवाई हमारे ऊपर की जाएगी। बात आती है आतंकवादियों को सुराग के लिए व्यक्तिगत ईमेल की जांच। कई बार क्या होती है सरकार है वो कुछ अकाउंटों की जांच करती है, उनके जो संवाद होते हैं उनकी जांच करती है, उनके जो बातचीत का जो है तरीका उसकी जांच करती है, जो उन्होंने आदान प्रदान किया वीडियो हो चाहे चलचित्र उनका उसके बारे में वो पूरी जानकारी करती है। कारण होता है सुरक्षा की दृष्टि से। कुछ आतंकवादी है वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो कुछ गतिविधियां करते हैं किसी दूसरे के अकाउंट के माध्यम से, दूसरे के नंबरों के माध्यम से। इस कारण क्या है सरकार कभी बार क्या होता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अकाउंट है उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करती है। तो क्या ऐसा करना उचित है? क्या किसी व्यक्ति विशेष की जो सूचनाएं पढ़ रही है सरकार या अन्य कोई एजेंसियां पढ़ रही है क्या उचित है? तो सरकार इसका उपयोग करती है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से करती है ताकि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा नहीं मिले और अपने देश में क्या भ्रष्टाचार है वो कम से कम किया जा सके, उस पर नियंत्रण पा लिया जा सके।